Ninth class English, Unit 8. Poem Stopping by Boats on a Snowy Evening. Poet name Robert Frost. आज की हमारी नज़म का उन्वान बर्फ़बारी की एक शाम और जंगल में क्याम। स्नोइंग इवनिंग से मुराद लिया जाता है कि ये विंटर सीज़न के बारे में बात की जा रही है। जैसा कि ये आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, अंडरलाइन किया गया है कि स्नोइंग इवनिंग ऑफ अ विंटर डे, सर्दियों की एक शाम है, विंटर सीज़न में बर्फ़बारी हो रही है। ये नज़म बेसिकली फितरत के बारे में हमें बताती है, फितरत की खूबसूरती, उसकी दिलकशी जो इंसान को बहुत अच्छी लगती है, इंसान के दिल को भा जाती है। शायर इस नज़म में कुदरत के बारे में बयान करता है, नेचर को एक्सप्लेन करता है और एक तख़यलाती दुनिया का जो मंज़र है वो भी बयान करता है। नो डाउट कि एक ख़याली या तख़यलाती जो दुनिया है और एक जो हकीकी दुनिया है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है और इंसान जब तसव्वुराती ज़िंदगी को गुजारता है या उसके बारे में सोचता है और जो हकीकी ज़िंदगी होती है जिसे वो फेस कर रहा होता है, तो उन दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। आज हम इसी नज़म के बारे में पढ़ेंगे। स्टैंजा नंबर 1। Whose words these are I think I know, कि ये जंगल किसका है, मेरा ख्याल है मैं जानता हूँ। अब शायर जो है वो अपने आप से बात कर रहा है। His house is in the village though, अगरचा उसका घर गांव में है। इस हाउस से मुराद लिया जा रहा है कि वो जो वहाँ पर जो जंगल का जो ऑनर है वुड्स का, उसके बारे में बताया जा रहा है। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर, वो मुझे यहाँ रुके हुए या ठहरे हुए नहीं देख सकता। चूँकि स्नोई इवनिंग है, बर्फ़बारी हो रही है, तो बर्फ़बारी में जो है वो मुझे नहीं देख सकता चूँकि मौसम ख़राब है। टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो, ये देखने के लिए कि उसका जंगल बर्फ़ से लदा हुआ है। यानी कि वो जो है वो मुझे तो देख ही नहीं सकता क्योंकि वो हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है और उसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ये नज़म स्टॉपिंग बाय वुड ऑन अ स्नोई इवनिंग। अब हम इसके जो फर्स्ट स्टैंजा है उसके बारे में हम ये बात करते हैं, जैसा कि जो अभी हमने पढ़ा। इस स्टैंजे में बेसिकली वो बात करता है कि जो शायर है वो जंगलात के मालिक को जानता है, जैसे यहाँ पर ये वुड का लफ्ज़ बताया गया है, ठीक है। और इस वक्त वो कहता है कि वो गांव में है और वो मुझे नहीं देख पाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी भी हो रही है। और शायर जो है वहाँ से गुज़रा, इसने कहा कि कुछ देर के लिए मैं वहाँ रुक जाता हूँ, ठहर जाता हूँ कि ये जो कुदरती मंज़र है इसको मैं देख सकूँ, महसूस कर सकूँ। और वो इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस कर रहा था, उस खूबसूरती के बारे में और स्नो फॉलिंग के बारे में। अब इसके सामने कुछ चीज़ें ये बयान की गई हैं, इधर आप इस बॉक्स में भी देख सकते हैं कि इसमें कुछ वर्ड्स बयान किए गए हैं, जैसा कि वुड्स, हाउस, हॉर्स, हॉर्नेस, बेल और डाउनिंग फ्लेक। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो हम जैसे ही नज़म पढ़ते जा रहे हैं तो हम इसके बारे में मज़ीद आगे पढ़ेंगे और आपको बताया जाएगा कि इनके मीनिंग क्या हैं, हिडन मीनिंग क्या हैं। यहाँ पर एक और अहम बात कि ये जो लफ्ज़ यूज़ किया गया है वुड के बारे में, वुड्स जिसे हम कहते हैं, अब वुड्स और फॉरेस्ट में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। एक हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं वुड्स और एक होता है फॉरेस्ट।
ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस है। अब आपको इस डिफरेंस के बारे में बताया जाता है। वुड्स जो होता है वो आर्टिफिशियल होगा, मैन मेड होगा, और वो एक छोटे से एरिया में या इलाके में बनाया जा सकता है। जबकि जो फॉरेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा वसी होता है और नेचुरल होता है। फॉरेस्ट में जंगली जानवर पाए जाते हैं, जबकि वुड्स में जंगली जानवरों का इतना कॉन्सेप्ट नहीं होता, वो वहाँ नहीं ठहरते, नहीं रहते। फॉरेस्ट में लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज़ है, यानी कि जो दरख्तों की तादाद होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, जबकि वुड्स में वो काउंटेड होते हैं, यानी कि गिनती के होते हैं, चंद एक होंगे। और जो अहम बात, जो वुड्स होंगे वो ह्यूमन सिविलाइजेशन में आते हैं, यानी कि इंसानी जो आबादी है वो आबादी के करीब तरीन होंगे कि लोग वहाँ से गुज़र सकें, वहाँ पर आ जा सकें। लेकिन दूसरी सूरत में जब हम देखेंगे कि जो फॉरेस्ट हैं, फॉरेस्ट आबादी से बहुत दूर होते हैं आमतौर पर, चूँकि वहाँ पर जंगली जानवर भी हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़तरात होते हैं किसी किस्म के, यानी कि कोई नुकसान ना हो सके। तो ये मेन डिफरेंस है हमारे पास वुड्स का और फॉरेस्ट का। एक और अहम बात उसके साथ कि वुड्स जो हैं वो एरिया के लिहाज से छोटे होंगे, उससे जो थोड़ा सा बड़े होते हैं वो जंगल कहलाता है, और जो उससे भी ज़्यादा है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा फैले फूले हुए हों, उन्हें हम फॉरेस्ट कहते हैं। तो ये तीन चीज़ें हमारे इस नज़म के बारे में ना हमें जो मेन डिफरेंस है वो भी पता होना चाहिए, जो फर्स्ट स्टैंजा में हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट है उसका सेकंड स्टैंजा। अब नेक्स्ट है हमारे पास माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्योर। अब वो कहता है कि मेरे नन्हे मुन्ने से घोड़े को ये सोच ज़रूर आई और उसे ये अजीब सा भी महसूस हुआ। अब यहाँ पर ये जो लफ्ज़ यूज़ हुआ है लिटिल का, लिटिल हॉर्स से मुराद है कि ये उस हॉर्स से, उस एनिमल से बहुत ज़्यादा कुर्बत है, सो मच लव है, अट्रैक्शन है। इसी वजह से शायर ने यह लफ्ज़ यूज़ किया है लिटिल हॉर्स, जैसे हम प्यार से बुलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक और लफ्ज़ यूज़ हुआ है थिंक। थिंक जो है वो भी इसी वजह से इसने ये लफ्ज़ यूज़ किया है कि यहाँ पर इसे एज ए ह्यूमन कंसिडर कर रहा है, यानी कि सोचने का जो अमल है थिंक, ठीक है। ही का लफ्ज़ इसलिए यूज़ किया गया है कि बिकॉज इट इज़ थिंक्स लाइक ह्यूमन, कि ये इंसानों की तरह सोचता है। अब यहाँ पर सिर्फ क्या है, एक इमेजिन किया गया है। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर। अब वो जो हॉर्स है वो कहता है कि ये यहाँ पर क्यों रुका है कुछ देर के लिए ही, क्योंकि यहाँ पर तो कोई फार्म हाउस भी नहीं है। नेक्स्ट लाइन, बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, कि यहाँ पर इस जंगल और मुंजमद झील के दरमियान, मुंजमद होगी जमी हुई, फ्रोजन, लेक कहते हैं झील को, द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, ठीक है, कि साल की तारीख तरीन शाम। डार्केस्ट का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर। जैसा कि आमतौर पर डार्केस्ट इवनिंग को हम बयान करेंगे, या हम ये कह सकते हैं द लॉन्गेस्ट नाइट ऑफ द ईयर, ठीक है, जैसे हम आमतौर पर 21 दिसंबर को मेंशन करते हैं या बयान करते हैं, ठीक है। इसी तरह ये डार्केस्ट है, ये लफ्ज़ यहाँ पर जो यूज़ किया गया है। सेकंड स्टैंजे में आप देखें, जब उसका घोड़ा ये सोचता है कि ये जो मेरा मालिक है ये यहाँ पर क्यों रुक गया है, जबकि यहाँ पर तो कोई फार्म हाउस भी नहीं है, चूँकि जो हॉर्स हैं वो आमतौर पर फार्म हाउस में ही रखे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो बात जो है वो कुछ अजीब सी हो गई है, बिल्कुल ही एक नई बात है उसके लिए। और उसके साथ साथ वो कहता है कि जंगल और मुंजमद झील के दरमियान हम रुक गए हैं, तो ये क्या बात है। अब ये देखें, ये सारी चीज़ें जो हैं, वो एक हॉर्स है, वो एक एनिमल है, वो ये सोचता है इस बारे में और उसे ये हैरानी भी होती है। अब शायर उस तमाम बातों को और उस हैरानी को
बयान करता है, जबकि दूसरी तरफ शायर जो है वो इस खूबसूरत और दिलकश मंज़र को जो है वो महसूस करता है, उसे अच्छा लगता है, उसके लिए ये एक खूबसूरत मंज़र है, वो इससे लुत्फ़अंदोज़ होता है और इसलिए वो वहाँ ना कुछ देर के लिए रुक जाता है, ठहर जाता है कि वो उन चीज़ों को एंजॉय कर सके, उन्हें महसूस कर सके। स्टूडेंट्स अब जो है वो इस ब्लॉक क्वेश्चन की तरफ आ जाएं, जो आपको बताया गया था कि यहाँ पर जो है वो हिडन मीनिंग जो है वो दिए गए हैं, जो जैसे वुड्स है, हाउस, हॉर्ट, हॉर्नेस बेल और डाउनिंग फ्लेक, ये कुछ वर्ड्स हैं जो इधर बयान किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर 1 में जो वुड्स है, जिसे हम जंगल भी कहते हैं, तो ये जंगल के जो हिडन मीनिंग हैं वो क्या हैं, उसे आमतौर पर हम फितरत, तखय्युर और हकीकी ज़िंदगी के रोशन और तारीक पहलुओं की नुमाइंदगी करने के लिए बयान करते हैं। जैसा कि हम कह सकते हैं कि वुड्स में वहाँ पर एक खूबसूरती भी है, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा डार्कनेस भी है, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर हमें मिलती हैं। एक तरफ सुकून है, पीसफुल कंडीशन भी है वुड्स के बारे में, तो वहाँ पर जो है वो तन्हाई भी है, आइसोलेशन भी होती है। उसके साथ जो हाउस का लफ्ज़ बयान किया गया है, जैसा कि आपको बताया है, और इसको रिजेंबल किया गया है शहरी ज़िंदगी की अलामत के साथ। ठीक है, जो नंबर 2 में बयान किए गए, जिसे हम ये हाउस कहते हैं। और नेक्स्ट जो है वो हॉर्स। हॉर्स का जो मीनिंग है उसे हम आमतौर पर मुआशरे का एक नुमाइंदे के तौर पर हम बयान कर सकते हैं। और हॉर्नेस बेल, अब उसने अपने गले में ना, वो जो घोड़ा है, जो हॉर्स है, उसने अपने गले में एक पटा सा डाला हुआ और उसके अंदर एक छोटी सी बेल है, घंटी है। जब वो उसे शेक करता है वो हिलती है, उससे मूव करती है। ठीक है, बेसिकली ये जो घंटियां हैं या ये जो आवाज़ें हैं ना, वो शऊर की दस्तक का काम देती हैं कि उसके ज़िम्मे बहुत से काम है, वो उसे अवेयर करती हैं, अलर्ट करती हैं कि यहाँ पर ज़्यादा देर हम नहीं रुक सकते, क्या हम नहीं कर सकते, हमने अभी काफ़ी सफ़र भी करना है और हमारे ज़िम्मे बहुत से काम हैं, वो भी हमने करने हैं। तो इसलिए ये जो हार्नेस है, बेल, जो बेल की जो घंटियाँ हैं, उसके बारे में बयान किया गया है, बताया गया है। नेक्स्ट है डाउनिंग फ्लेक। ठीक है, तो डाउनिंग फ्लेक का जो है वो हमने पहले भी पढ़ा था कि इस चीज़ के बारे में मज़ीद जो है वो आगाही और हकीकत के बारे में उसे बताता है। ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो साउंड्स हैं और उन आवाज़ों को बयान किया गया है। डाउनिंग फ्लेक से मुराद क्या है, ये एक नेचुरल साउंड है। ठीक है, कुदरती तौर पर जो है वो एक जो आवाज़ बनती है, या ये आप कह सकते हैं कि ये जो बर्फ़ गिर रही है, बर्फ़बारी हो रही है और उसके वो जो बर्फ़ के जो गाले हैं वो बहुत ज़्यादा जो साउंड पैदा होती है, हालांकि आमतौर पर उसकी साउंड नहीं होती, लेकिन शायर जो है वो इन चीज़ों को इमेजिन कर रहा है। ठीक है, उन आवाज़ों को वो महसूस करता है, तो इसलिए उसने ये लफ्ज़ डाउनिंग फ्लेक का बयान किया है। नेक्स्ट, ही गिव्स हिज हॉर्नेस बेल अ शेक। अब वो कहता है कि वही बात जो हम पहले भी बयान कर चुके हैं, स्टैंजे में भी बयान की गई है। हॉर्नेस बेल के वो शऊर की ना एक घंटियाँ। अब यहाँ पर क्या होगा, ये तो हमने उसके हिडन मीनिंग के बारे में बताया कि उसने जो अपने गले में वो एक पटा सा डाला हुआ है, उसके अंदर एक घंटी है। जब वो अपनी गर्दन को मूव करता है, हिलाता है, शेक करता है, तो उससे वो घंटियाँ भी बजती हैं। टू आस्क इफ़ देयर इज़ सम मिस्टेक, अब वो पूछता है कि क्या हमसे कोई गलती, कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई। लाइन नंबर 3 में द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप, इसके अलावा सिर्फ तेज़ झोंके की आवाज़ आती है। ठीक है, यानी कि तेज़ हवा के जो झोंके हैं ना, उनकी आवाज़ आ रही है। नेक्स्ट, लाइन नंबर जो 4 है उसमें ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक, हल्की खुशगवार किस्म की हवा के चलने और बर्फ़ के नरम गालों के गिरने की आवाज़ जो है वो आ रही है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। ठीक है, अब इस
स्टेंजे में जैसा कि स्टार्ट में हमने पढ़ा कि घोड़े के गले में जो एक लगाम जो है वो डाली गई है और उसके अंदर क्या है, घंटी भी है। जैसे ही वो गर्दन को मूव करता है, वो हिलाता है, वो बेसिकली क्या है, वो एक शऊर के बारे में बताता है और उन चीज़ों को बयान करता है कि वो क्या हैं या किस तरह से इंसान को अलर्ट रखती हैं उसकी जिम्मेदारियों की तरफ। या वो ये यहाँ पर भी बात करता है कि हम यहाँ ज़्यादा देर के लिए नहीं रुके, कुछ देर के लिए हमने यहाँ स्टे किया है और फिर उसके बाद हमने यहाँ से मूव हो जाना है। इस स्टेंजे में जो इम्पोर्टेंट थिंग है उसमें हम ये भी देख सकते हैं कि वो जो हॉर्स है वो बहुत बेसब्री के साथ अपने गले की जो घंटियां हैं ना उसे हिलाता है, उसे हरकत देता है, उसे मूव कर रहा है कि हमें यहाँ से जल्द निकल जाना है हमें जल्दी, जितनी जल्दी हो सके। हल्की हल्की हवा भी चल रही है और बर्फ़ के नरम गालों की आवाज़ भी उसे सुनाई दे रही है। उसके साथ घंटियों की जो आवाज़ें हैं वो इसलिए भी हैं ताकि वो शायर को उसकी ज़िंदगी के जो मकासद हैं उन्हें हासिल करने और वहाँ तक पहुँचने के लिए एहसास दिलाया जा रहा है कि वो यहाँ पर ज़्यादा देर ना रुके बल्कि आगे मंजिल की तरफ रवां दवा हो और मंजिल पर बर वक्त पहुँचे। और इसलिए उसे अपने सफ़र को जारी भी रखना है ताकि वो अगर अपना सफ़र को जारी रख सकेगा तो तब ही वो अपनी मंजिल को पहुंच सकता है। उसके ज़िम्मे बहुत से काम हैं जो उसने करने हैं। नेक्स्ट स्टैंजा, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर कुछ एडजेक्टिव्स जो है ना वो यूज़ किए गए हैं, लवली, डार्क एंड डीप, कि ये जो जंगल है ये बहुत ज़्यादा प्यारा भी है, डार्क भी है और डीप भी है। अब यहाँ पर लवली से मुराद यानी कि वेरी ब्यूटीफुल, फैंटास्टिक, फैसिनेटेड के मीनिंग यहाँ पर जो है वो बयान किए जा सकते हैं। जबकि दूसरी सूरत में ये जो एडजेक्टिव्स, 3 एडजेक्टिव्स यहाँ यूज़ किए गए हैं। डार्क है, डार्क से मुराद लिया जाएगा कि वहाँ पर कोई लाइट नहीं है, कम्प्लीटली डार्कनेस है, बहुत घना जंगल है। डीप, डीप होता है डेंसिटी ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है, कि जंगल जो है वो बहुत ज़्यादा घना है, इसमें बहुत ज़्यादा दरख्त हैं और बहुत खूबसूरती भी पाई जाती है। ये अट्रैक्शन के तौर पर ये एडजेक्टिव यहाँ पर यूज़ हुई है जिसमें लवली, डार्क और डीप का जो वर्ड है वो यूज़ किया गया है। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन मुझे कुछ वादे भी तो पूरे करने हैं। यहाँ पर वो कहता है कि मेरे ज़िम्मे कुछ काम हैं, कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं जो मैंने पूरी करनी हैं, मेरे ज़िम्मे कुछ मकासद हैं, मेरे कुछ वादे हैं, कुछ कौल करार हैं जो मैंने अदा करने हैं। अब यहाँ पर जो उसके प्रोमिसेस हैं या उसके जो मकासद या उसके जो वादे हैं वो मे बी जो भी उसकी जो ड्यूटियाँ हैं वो उसकी फैमिली के साथ हैं, जो उसने जो मकासद हैं या जो उसके वादे पूरे करने हैं सोसाइटी के साथ हैं या नेशन के साथ हैं, यानी कि उसके ज़िम्मे बहुत से काम हैं जो उसने सर अंजाम देने हैं। नेक्स्ट में ये लाइन जो है वो बयान की गई है, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, यानी मुझे सोने से पहले कई मीलों का सफ़र करना है। अब यहाँ पर इसी बात को जो है वो रिपीट किया गया है, इसे रिपीटिशन ऑफ वर्ड भी कह सकते हैं, इसे हम एलिट्रेशन भी कह सकते हैं। अब एलिट्रेशन और दूसरा जो इमेजरी है वो हम आगे नज़म के एंड पर मज़ीद पढ़ते हैं। यहाँ पर वो जंगल की खूबसूरती को बयान करता है जब वो कहता है कि जंगल बहुत ज़्यादा प्यारा है, तारीख है और घना भी है, लेकिन उसके साथ साथ उसे अपने कुछ काम, कुछ कौलो कराल वो भी उसे याद आ जाते हैं
जो उसने लोगों से, इर्द गिर्द, फैमिली से या किसी से भी किए हैं, उसे वो भी पूरा करने हैं। उसके ज़िम्मे बहुत से काम हैं जो उसे करना है। इसलिए वो कहता है कि वो अपनी मंजिल पर पहुँचे और आराम करने से पहले तवील सफ़र कर ले। यहाँ पर आराम करने से मुराद, स्लीप से मुराद क्या है? मौत का लफ्ज़ जो है वो बयान किया गया है कि बिफोर डेथ, कि बिफोर हिज डेथ ही हैज़ टू डू लॉट ऑफ वर्क। उसे, उसके ज़िम्मे बहुत से काम हैं जो उसने सर अंजाम देने हैं। वो इन वुड्स की दिलकशी को, खूबसूरती को, और जो बर्फ़बारी की एक शाम है जो वो वहाँ पर वो कुछ देर के लिए ठहरा है, उस मौसम को एंजॉय करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को दिलकश बनाने के लिए। लेकिन उसके साथ साथ, उस दिलकशी के साथ, उसे ज़िंदगी की खूबसूरती तो अच्छी लगती है, लेकिन उसे बहुत से काम भी करने हैं। जो काम सिर्फ़ उसी को ही करने हैं, उसके अलावा कोई और कर भी नहीं सकता। उसकी ज़िम्मेदारियाँ हैं जो उसी को ही सरअंजाम देनी हैं। उसके कुछ वादे हैं, कुछ कौल करार हैं जिन्हें पूरा करना है, और वो सिर्फ़ वन एंड ओनली वही है जो उन काम को, उन वादों को, उन कौल करार को पूरा कर सकता है। तो इसलिए शायर इस नज़म में जहाँ पर नेचर की, कुदरत की, फितरत की खूबसूरती को बयान करता है, वो कहता है कि वो काफ़ी ज़्यादा टाइम वहाँ स्पेंड करना तो चाहता है, लेकिन वो कर नहीं पाता। उसे बहुत से काम करने होते हैं, उसकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो निभाना है। यहाँ पर कुछ वर्ड्स जो हैं वो साउंड के तौर पर भी बयान किए गए हैं, तो इसके बारे में मज़ीद आपको बताया जाता है अभी। इस स्टैंज़े में आप देखें कि यहाँ पर हॉर्नस बेल, ये जो है ना, ये एक आर्टिफिशियल साउंड है। यहाँ पर 3 तरह के साउंड यूज़ हुए हैं। 2 जो हैं वो नेचुरल साउंड, और एक जो है वो आर्टिफिशियल है जिसमें हॉर्नस बेल है। ठीक है? ये यानी कि मसनूई किस्म की जो है वो आवाज़ पैदा की गई है, बनाई गई है। ठीक है? जिसे वो घोड़े के गले में उसने अपने जो बेल वगैरह, जो घंटी थी, उसको हिलाता है जिससे वो आवाज़ पैदा होती है। एक तो ये चीज़ है। एक और चीज़ भी है, वो भी आपको बताते हैं। नेक्स्ट में है हमारे पास ये ये जो 2 चीज़ें इधर मेंशन की गई हैं, इसमें भी ये चूँकि नेचुरल साउंड है, डाउन ए फ्लेक, ये बर्फ़ के जो गोले हैं, जो गाले हैं, वो गिरने की उनकी आवाज़। ठीक है? और दूसरी तरफ क्या है? ईज़ी विंड, ये जो आवाज़ जो है वो हवा की आवाज़, हल्की-फुल्की सी हवा चल रही है, और उसकी जो आवाज़ है ये भी एक नेचर है, नेचुरल है। तो ये जो डाउन ए फ्लेक है ये भी। तो यहाँ पर इस नज़म में 3 किस्म के ना 3 साउंड जो है वो यूज़ हुए हैं। जैसा कि आपको बताया गया है, जो नेचुरल साउंड हैं वो 2 हैं, जबकि जो आर्टिफिशियल है वो 1 साउंड है। ये भी इस नज़म की एक खूबसूरती को ही बयान करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि इस नज़म में जहाँ पर फितरत की खूबसूरती को बयान किया गया है, उसके दूसरी तरफ शायर जो है वो इन जंगलात में बहुत ज़्यादा कशिश तो महसूस करता है, लेकिन उसकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं ना, वो उसे इन जंगलात में से बाहर निकाल के ले आती हैं। और इसके साथ साथ हमें ये भी बताया जाता है कि हमारी हकीकी ज़िंदगी और तसव्वुराती ज़िंदगी में कितना ज़्यादा फ़र्क है, और वक्त और हालात को देखते हुए हमें उन दोनों को किस तरह जो है वो एक बैलेंस कंडीशन में रखना चाहिए, ताकि हम ज़िंदगी को बेहतर अंदाज में गुजार सकें। तो नेक्स्ट जो है वो आपको अभी बताया जाता है कि एलिट्रेशन और इमेजरी में क्या फ़र्क है। तो स्टूडेंट्स, लुक एट द स्क्रीन। इसमें आप देख सकते हैं कि एलिट्रेशन से मुराद जो है वो सेम साउंड होता है। सेम साउंड क्या है, उनको रिपीट किया गया है, बताया गया है, दोबारा से वो यूज़ होते हैं। जैसे यहाँ पर है हुज और वुड्स। तो नंबर 1 में आप देख सकते हैं कि इस नज़म में कौन कौन सी एलिट्रेशन जो है वो यूज़ हुई हैं। रेपिटेशन, रिपीट किया गया है साउंड्स को। कॉन्सोनेंट, हिज और हाउस, ये दूसरी लाइन में। 3 में है सी,
मी, स्टॉपिंग। अब यहाँ पर जो है वो कुछ लफ्ज़ बयान किए गए हैं। एस और दूसरी जो लफ्ज़ है वहाँ पर भी एस का लफ्ज़ यूज़ किया गया है। ये एलिट्रेशन है, ये साउंड की रेपिटेशन है। के साथ एक लाइन या एक फ्रेज़ में जब साउंड जो है वो रिपीट होंगे तो उसे भी हम एलिट्रेशन कह सकते हैं। अब नेक्स्ट में आ जाता है हमारे पास जो है वो इमेजरी, यानी कि इमेजिन करना। इमेजरी में आम तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी जो इमेजिनेशन है, जो इमेजिन हम करते हैं, एक ख़याली, एक तसव्वुराती जो है ना, या एक बनावट के तौर पर जिसे हम यूज़ करते हैं, जैसा कि इसमें इस नज़म में भी बयान किया गया है, जिसे हम कह सकते हैं कि वो ऑडिटरी क्या है, उसकी स्मेल कंडीशन क्या है, और उसके बाद टेस्ट और टच में वो किस तरह बयान किए जाते हैं। नेक्स्ट आप देखें, इसमें इमेजरी की एग्जांपल्स जो हैं नंबर 1 में जो बयान की गई हैं, ख़याली तौर पर, यानी कि उन चीज़ों के बारे में, जैसे कि पत्तों की आवाज़ है, वो सुनी तो नहीं जा सकती, लेकिन उसको जो है वो एक इमेजिन किया गया है, बताया गया है, जैसे कि महसूस किया गया है, इमेजिनेशन के तौर पर बयान किया गया है। नंबर 1 में ये विजुअल ह्यूज ट्रीज इन द थिक एंड डार्क फॉरेस्ट। नेक्स्ट में है रसलिंग ऑफ लीव्स। फिर नेक्स्ट है स्मेल, सेंट ऑफ एप्पल्स। नेक्स्ट टेस्ट, स्वीट एंड जूसी ऑर्गन्स, ऑरेंजेस। सॉरी फॉर दैट, टच। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के ये इसके अल्फाज जो हैं वो बयान किए गए हैं, इस नज़म में भी हैं ये लफ्ज़ जो है इमेजनरी के तौर पर। तो स्टूडेंट, इस नज़म के जो है वो फिगर ऑफ स्पीच या लिटरेरी जो डिवाइसेस है वो भी हमने इसमें डिस्कस की। और ये जो नज़म है ये 1922 में कंपोज़ की गई और उसके बाद 1923 में ये पब्लिश की गई। ठीक है। और चूँकि आपको बताया गया है कि रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट जो पूरा नाम है इन शायर का, और जो नेचुरल पोइट हैं, ठीक है, जैसे रोमांटिक पोइट भी कह सकते हैं, रोमांटिसिज्म वगैरह जो है। तो इस नज़म में खूबसूरती को बयान किया गया है, दिलकशी को बयान किया गया है, नेचर के बारे में, विंटर सीज़न के बारे में ये नज़म जो है वो लिखी गई, और उसके साथ साथ इंसान की जो ज़िम्मेदारियां हैं उसको भी याद रखा गया है। तो जिसमें ये बताया गया है कि कुदरत की खूबसूरती और दिलकशी को देखकर हम इंसानों को उनमें सिर्फ खो नहीं जाना चाहिए, बल्कि अपनी तमाम तर जिम्मेदारियों को भी याद रखना चाहिए, और इसी से ही इंसान जो है वो अपनी हकीकी ज़िंदगी को बेहतर कर सकता है, उसमें तरक्की कर सकता है, और तसव्वुराती ज़िंदगी में और जो हकीकी ज़िंदगी में है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेसन, ये पोइम जिसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल के बारे में आज पढ़ा, इसका स्टेंजा भी किया है, एक्सप्लेनेशन वगैरह, समरेटिकल चीज़ों के बारे में भी आपको बताया गया, जो लिटरेरी डिवाइस हैं उनके बारे में बताया गया है। और इस चैनल में, जिसका नाम इंग्लिश एंड नेचुरल साइंस है, इसमें आपके प्लेलिस्ट में जाएं, क्लास 10th की, क्लास 9th की, 6, 7 और 8 के भी तमाम लेक्चर जो हैं वहाँ पर मौजूद हैं, और जो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी उन लेसन को अच्छी तरह तैयार कर सकें। मैनी बंडल ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। English and Natural Science.